नमस्कार दोस्तों, जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आज चर्चा श्रीलंका की। हमारा यह पड़ोसी देश इन दिनों अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहां पेट्रोल डीजल की किल्लत के साथ साथ जरूरी सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं, दवाइयों का अभाव हो गया है और महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोगों का जीवन दूभर होता जा रहा है। जनता आंदोलित है, सरकार पूरी तरह से परेशान है, राजनीतिक अस्थिरता है। बीच में वहां आपातकाल लगा दिया गया था, जो कि जनता के विरोध के कारण कुछ दिनों बाद हटा भी दिया गया। श्रीलंका पर भारी विदेशी कर्ज है, उसकी मुद्रा जो है उसका लगातार अवमूल्यन होता जा रहा है। विदेशी मुद्रा का भंडार खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने के कारण उस देश के पास पेट्रोल डीजल का आयात करने के लिए पैसे नहीं हैं और इस वजह से वहाँ पूरी तरह से आर्थिक बदहाली और जिसे अराजकता भी कहा जा सकता है वह आलम है। भारत ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए श्रीलंका को हजारों टन पेट्रोल और डीजल तो दिया ही, साथ में जरूरी दवाइयाँ और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी की। इसके पूर्व भी श्रीलंका को भारत आर्थिक सहायता दे चुका है और संकट की इस घड़ी में भी उसे विदेशी मुद्रा दी ताकि वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके। श्रीलंका से हमारे संबंध ऐतिहासिक हैं, बल्कि पौराणिक कहें तो ज़्यादा उचित होगा। और श्रीलंका में जिस मूल के सहेली लोग रहते हैं वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनकी जो जड़ें हैं वे भारत में ही हैं और जो बौद्ध धर्म वहाँ का प्रमुख धर्म है उसमें जो लोग विश्वास रखते हैं, जो उसका पालन करते हैं, वे भी इस बात के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि यह धर्म उन्हें भारत से सौगात में मिला। लेकिन जब आपसी संबंधों का मामला आता है तो हम ये देखते हैं कि श्रीलंका के साथ हमारे संबंध कभी बहुत मधुर नहीं रहे। इसके जो कारण हैं उनके इतिहास में जाने की बजाय मैं बेहतर समझता हूं कि भविष्य में झांकें। अतीत में जो हमारे कड़वे अनुभव रहे वो श्रीलंका के साथ ही नहीं अपितु हमारे अन्य पड़ोसियों के साथ भी रहे। भारत ने एक बड़े देश के रूप में नेपाल की, बांग्लादेश की, बर्मा की और कई मामलों में तो पाकिस्तान की भी मदद की। किंतु हम ये देखते हैं कि जिस नेपाल में भूकंप या बाढ़ की स्थिति में भारत तत्काल सहायता के लिए पहुंचता है वो नेपाल हमें चीन के इशारे पर आंखें दिखाता है। जिस बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया उस बांग्लादेश में भी भारत विरोधी गतिविधियां पलती हैं, हिंदुओं के मंदिर जलाए जाते हैं और बड़े पैमाने पर वहाँ पे घुसपैठ की कोशिश भारत में होती रहती है। श्रीलंका के साथ भी हमारे संबंधों में ऐसी ही कुछ बातें देखने मिली। अतीत में जब वहाँ लिट्टे द्वारा पृथक तमिल राष्ट्र के नाम पर गृह युद्ध की जो स्थितियाँ पैदा की गई थीं उसमें भारत ने श्रीलंका की मदद करने के लिए, उसकी एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भी भेजी और उसकी बहुत महंगी कीमत हमें चुकानी पड़ी। किंतु जब वह गृह युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद श्रीलंका जो है बजाय भारत के प्रति आभारी होने के चीन के प्रभाव क्षेत्र में चला गया, जैसा कि हमने नेपाल के मामले में भी देखा। और वहाँ के पुनर्निर्माण में, विकास में जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं थीं वो भारत की उपेक्षा करके श्रीलंका की सरकार ने चीन को दे दी और चीन से भारी मात्रा में कर्ज लेता चला गया, जिसका दुष्परिणाम वह देश आज भोग रहा है। भारत ने उसकी मदद के लिए जो हाथ बढ़ाया है उसके प्रति वहाँ भारत के प्रति आभार व्यक्त करने का भी सिलसिला चल पड़ा है। वहाँ की सरकार, वहाँ के विपक्ष के नेता, वहाँ के अर्थशास्त्री और जनता भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि संकट की इस घड़ी में भारत ने बड़े भाई का नाता निभाते हुए श्रीलंका की ज़रूरतों को पूरा करने का जो कार्य किया उसके प्रति वहाँ पर एक बड़ा सकारात्मक भाव है। किंतु अब जब कूटनीति के मोर्चे पे हम देखें तो अब भारत सरकार को ये चाहिए कि अतीत में जिस तरह की गलतियां हुई, हमने तो नेकी कर दरिया में डाल वाली सिद्धांत का अमल किया, किंतु हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति की मदद करते हैं, जिस देश की मदद करते हैं, वो हमारी मदद लेने के बाद फिर हमारे विरोध में न खड़ा हो। एक बड़ी शक्ति के रूप में हम ये नहीं चाहते कि हम किसी देश की एकता या अखंडता पे में खलल डालें, हम उसे अपना उपनिवेश बनाए, ये भी हमारी नीति कभी नहीं रही। किंतु हम ये भी चाहेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में हमारे जो निकटस्थ पड़ोसी हैं
उनके साथ हमारे संबंध अच्छे रहें, और यदि अच्छे नहीं भी रहते तो कम से कम इस हद तक न जाएं कि वे हमारे विरोध में खड़े हो सकें। मुझे लगता है कि बांग्लादेश के निर्माण के समय एक बहुत बड़ी कूटनीतिक गलती हमसे ये हुई थी कि हमने बांग्लादेश के साथ कोई सैन्य संधि इस तरह की नहीं की कि अगले इतने वर्षों तक भारत की सेना वहाँ रहेगी, और जिससे कि हम उस देश में भारत विरोधी शक्तियों को नहीं पनपने देते। नेपाल के साथ भी ऐसा होता रहा, और धीरे धीरे हमने देखा कि वहाँ भारत विरोधी भावनाएं जो है उनको भड़कने का अवसर मिल गया। श्रीलंका में जो परिस्थितियाँ वर्तमान में हैं, उनके मद्देनज़र भारत को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आज हमने जो श्रीलंका की मदद की है, ये जरूरी नहीं है और उचित भी नहीं है कि हम इस मदद के बदले श्रीलंका से उसकी कोई कीमत वसूलें। किंतु कूटनीति के मोर्चे पर हमें इस बात को पूरी तरह से अब जान लेना चाहिए कि श्रीलंका को इस बात का एहसास कराया जाए कि चीन की मदद से, चीन के कर्ज से आज वो जिस मुसीबत में फंसा है, वो कम से कम दोबारा वो गलती न दोहराए। और उसके लिए ये आवश्यक है कि वो भारत के साथ न केवल अच्छे राजनयिक संबंध बना के रखें, अपितु जैसा कि वो कह रहा है कि भारत ने बड़े भाई का दायित्व निभाया, तो अब जरूरत इस बात की है कि हम श्रीलंका को इस बात के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, और जरूरत हो तो मजबूर भी करें कि वो भारत के साथ उसी तरह के रिश्ते रखे जैसा एक छोटे भाई बड़े भाई के साथ रखता है। श्रीलंका की जो रणनीतिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, वो भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिहाज से तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ जो समुद्री व्यापार है उसके लिए भी श्रीलंका हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। यदि आज श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे संबंध हो जाते हैं, और जिस तरह से चीन के ऊपर निर्भर हुआ, उस तरह से यदि भारत उसके ऊपर अपना वरद रख सके, तो मुझे लगता है कि हिंद महासागर के इस टापूनुमा देश में भारत की उपस्थिति पूरे दक्षिण एशिया में शांति और शक्ति संतुलन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। इतना ही नहीं, आज मालदीव जैसा छोटा सा देश, वो भी कभी कभी चीन के प्रभाव में आकर के वहाँ भारत विरोध की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई देने लगी हैं। तो आज देश की राजनीति में जिस तरह से हम अपने देश की सुरक्षा की चिंता करते हैं, उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे पड़ोस में जो गतिविधियां हो रही हैं उनमें ऐसा कुछ ना हो जिससे कि भारत के हित प्रभावित हों। तो मुझे लगता है कि आज श्रीलंका की जो आंतरिक स्थिति है, और भारत ने जिस तरह से उस पर मदद का हाथ बढ़ाया है बतौर एक संरक्षक के, एक अच्छे पड़ोसी के और एक बड़े भाई के, तो आने वाले समय में श्रीलंका की जो भी राजनीतिक परिस्थितियां बने, वहाँ जो भी सरकार आए, उससे हमें इस बात के प्रति एक गारंटी जैसी होना चाहिए कि हम एक बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं। अगर चीन इतने दूर से आकर के श्रीलंका के ऊपर अपना प्रभाव कायम कर सकता है, तो हम इतने पास होकर के क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आज की परिस्थितियों में, और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में सोच रही होगी। हमारे विदेश मंत्री, हमारा विदेश विभाग श्रीलंका की समूची परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए हैं, और मुझे ये भी लगता है कि श्रीलंका के जो नेता हैं, वहाँ की जो सरकार है, उनको भी ये समझ में आ गया होगा कि संकट की इस घड़ी में चीन ने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया। आज चीन के कर्ज में फंस करके वो जिस तरह से आर्थिक दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गए हैं, उसमें यदि भारत उनकी रक्षा करता है तो फिर ये श्रीलंका से भी हम अपेक्षा हमें करनी चाहिए कि वो भी कम से कम इस तरह की कोई गतिविधि भविष्य में ना करे जिससे कि भारत के हितों को आंच आए। और ऐसे में भारत की जो कूटनीति है उसे अभी से भविष्य की तैयारी कर लेनी चाहिए, और जैसे ही श्रीलंका का ये संकट हल हो, किसी न किसी तरह भारत को उस देश को अपने प्रभाव में लेकर के भविष्य में चीन की घुसपैठ को वहाँ पूरी तरह रोक देने का काम करना ही चाहिए। और यदि हम ऐसा करने में सफल होते हैं, फिर मुझे लगता है कि इसका जो है दक्षिण एशिया की राजनीति पर भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि बीते कुछ समय से भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ जो क्वाड नामक संगठन बना है, वो दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने की दिशा में काम कर रहा है। यदि श्रीलंका को भारत अपने पक्ष में पूरी तरह कर देता है, तो मुझे लगता है कि क्वाड का जो उद्देश्य है वो भी काफ़ी हद तक सफल तो होगा ही। इसका असर हमारे पड़ोस की राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि देर सवेर नेपाल भी श्रीलंका की राह पर आगे बढ़ रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरह से चीन ने श्रीलंका को आर्थिक बदहाली की स्थिति में पहुंचा दिया, उसी तरह कल को नेपाल की भी स्थिति बने, और तब भारत को फिर उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने पड़ेंगे। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।